हेलो फ्रेंड्स। आज आप लोग जानेंगे 19वीं सदी के उस महानतम व्यक्तित्व के बारे में जिसने रूढ़िवादी परंपरा पर करारा प्रहार किया, जिसने तात्कालिक समाज का चित्रण प्रस्तुत किया, जिसके बुद्धि, विवेक और दर्शन से प्रभावित होकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अपना गुरु मान लेते हैं, जिसने शिक्षा के लिए स्कूलों की श्रृंखला खड़ी कर दी, जिसने महिलाओं के लिए, अछूतों के उद्धार के लिए तमाम संस्थाएं बनाई, जिसने सत्य का शोध करने वाले समाज में वैज्ञानिक पैदा किए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हूबर्दी सूद्राज नामक किताब जिसको समर्पित की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महात्मा ज्योतिबा फुले की। महात्मा ज्योतिबा फुले, इनका पूरा नाम ज्योतिबा गोविंद राव फुले था। इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र में पुणे में हुआ था। इनकी माता का नाम चिमना देवी था। ज्योतिबा फुले अभी 1 वर्ष के भी नहीं हुए थे कि इनके सिर से इनकी माता का साया उठ जाता है और इनका पालन पोषण सगुनाबाई नामक एक महिला ने किया। ज्योतिबा फुले के पिता गोविंद राव का पेशा फूलों का था। इनका फूलों का काम हुआ करता था। ज्योतिबा जब 7 वर्ष के हुए तो इनका एडमिशन सरकारी स्कूल में कराया गया। उस समय की रूढ़िवादी परंपरा जो कि शूद्रों के शिक्षा के विरोध में थी, निश्चित तौर पर ब्राह्मणों ने कहा होगा, गोविंद राव क्या अपने बच्चों को स्कूल भेजता है, इसे अपना काम सिखा, आगे चलकर ये तरक्की करेगा। तो इस प्रकार के समाज में दबाव के चलते या उन ब्राह्मणों की सलाह के चलते गोविंद राव ने अपने बच्चे को स्कूल जाना बंद करा दिया। लेकिन ये पढ़ने में बड़ा ही होशियार था। ज्योतिबा की युक्त तर्क संगत बातों को सुनकर उनके पड़ोसी गफ्फार बेग मुंशी, जो कि उर्दू और फारसी के जानकार थे, उनके पड़ोस में रहने वाले फादर लिजिट साहब, जब इन्होंने गोविंद राव को समझाया कि अपने बच्चे को स्कूल भेजो, पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार है ये और आगे चलकर ये नाम रोशन करेगा। ज्योतिबा का एडमिशन स्कॉटिश स्कूल में करा दिया जाता है, जहाँ पर इन्होंने अंग्रेजी भाषा में इतिहास, अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी तो ये बड़े प्रभावित हुए। ज्योतिबा की उम्र 11 वर्ष की रही होगी। उस समय 1838 में पिता का देहांत हो जाता है। 1840 में ज्योतिबा की शादी सावित्रीबाई से हुई। साधारण सा जीवन जीते हुए ज्योतिबा के जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घटित होती है। युवावस्था में हर किसी की मित्र मंडली होती है। उसी में से ज्योतिबा फुले के एक मित्र की शादी थी। ज्योतिबा फुले बारात में गए हुए थे। बताया जाता है कि वो ब्राह्मण लड़के की बारात थी। जब ये वहां पहुंचते हैं तो लड़की वाले मेहमानों को जब ये मालूम होता है कि ये शूद्र है तो ज्योतिबा फुले को शूद्र बताकर और नीच बताकर वहां शादी से भगाया जाता है। ऐसी बात नहीं है कि ज्योतिबा फुले ने उनकी बात को सुनकर और सीधे निकल आए होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ज्योतिबा फुले ने उनसे निश्चित तौर पर कहा होगा कि मैं भी चमचमाते हुए साफ कपड़े पहनता हूँ, मैं भी पगड़ी बांधता हूँ, मैं नीच कैसे हो सकता हूँ, शूद्र कैसे हो सकता हूँ। इस बात पर उन्होंने निश्चित तौर पर यही जवाब दिया होगा कि साफ कपड़े पहनने से, पगड़ी पहनने से कोई भी शूद्र हमारी बराबरी का नहीं हो जाता। ये बात ज्योतिबा फुले को बहुत गहरा घाव देती है और वो अपने घर की तरफ लौट रहा होता है। और अपना मंथन करने के बाद ज्योतिबा फुले ने सबसे पहली बार शिक्षा के उद्धार के लिए 1848 में एक स्कूल खोला। ज्योतिबा के सामने ये समस्या थी कि इस स्कूल में पढ़ाएगा कौन। उस समय चूंकि ब्राह्मणों के पास ही पढ़ाने का अधिकार हुआ करता था, उन्होंने कुछ ब्राह्मणों से कहा और अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए कुछ ब्राह्मणों को नियुक्त किया। परंतु अन्य रूढ़िवादी ब्राह्मणों के दबाव के चलते उन्होंने ये धमकी दे रखी थी, यदि तुमने इस स्कूल में पढ़ाया तो तुमको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। इसलिए उन ब्राह्मणों ने भी उस स्कूल में पढ़ाना बंद कर दिया। ज्योतिबा के सामने फिर से वही समस्या थी। उन्होंने अपनी पत्नी को बताते हैं कि एक पेड़ के नीचे बैठे एक टहनी से कुछ लिखते हुए कहा कि सावित्रीबाई, अब तुम्हें पढ़ना होगा। इस तरीके से ज्योतिबा फुले अपनी पत्नी को शिक्षा देते हैं और ये बताया जाता है कि एक मिशनरी शैक्षणिक संस्थान से उनको ट्रेनिंग दी जाती है सावित्रीबाई फुले को और बाद में उन्हें स्कूल में पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाता है। जब सावित्रीबाई फुले स्कूल में पढ़ाने जाया करती थीं तो महिलाएं उनके ऊपर गोबर फेंक के मारा करती थीं और उन्हें अपमानित करती थीं, परंतु ये अपमान का घूंट पीकर भी सावित्रीबाई फुले पढ़ाती रहीं। इसलिए भारत में पहला स्कूल खोलने वाले जो महिलाओं की शिक्षाओं के लिए जिसे कह सकते हैं या अछूतों की शिक्षा के लिए कह सकते हैं, ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले को जाता है। भारत के इतिहास में पहली ट्रेंड महिला जो पढ़ाने के लिए जिसने ट्रेनिंग ली थी सावित्रीबाई फुले है। जैसे आज के समय में लोग बीएड डीएड करते हैं, उसके बाद उन्हें पढ़ाने के लिए स्कूल में नियुक्त किया जाता है, ऐसे ही सावित्रीबाई फुले ने भी प्रशिक्षण लिया था पढ़ाने के लिए। इसके बाद ज्योतिबा फुले ने स्कूल खोलने की एक श्रृंखला खड़ी कर दी।
1849 में स्कूल खोला, 1851 में स्कूल खोला, 1852 में स्कूल खोला। ज्योतिबा फुले ने कई स्कूलों को खोला और 1852 में पूना में सबसे पहली बार ज्योतिबा फुले ने एक वाचनालय खोला। इसके पहले सवर्णों के वाचनालय होते थे। 1854 में ज्योतिबा फुले ने विधवाओं के लिए एक आश्रम खोला, क्योंकि उस समय विधवाओं की बड़ी बुरी हालत हुआ करती थी और उन्हें सम्मानित जीवन नहीं मिलता था, तो यहाँ पर विधवाएं रह सकें इसलिए उन्होंने आश्रम खोला। बताया जाता है कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1855 में एक नाइट स्कूल खोला था, जिसका उद्देश्य ये था कि जो महिलाएं दिन में पढ़ने नहीं आ पाती हैं, वो काम में व्यस्त रहती हैं, उनको अगर रात में समय मिलता है तो वो रात में आकर पढ़ सकती हैं। इस प्रकार से 1855 में एक स्कूल खोला गया। 1856 में ज्योतिबा फुले की हत्या करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन जो ज्योतिबा फुले का कत्ल करने के लिए आए थे, ज्योतिबा फुले से जब उनकी दार्शनिक वार्तालाप होती है तो वो ज्योतिबा फुले से प्रभावित होकर उनके अनुयायी हो जाते हैं, उनके शिष्य बन जाते हैं। इस प्रकार से ज्योतिबा फुले की हत्या करने का प्रयास किसने किया होगा? जो रूढ़िवादी परंपरा के समर्थक होंगे उन्होंने, क्योंकि ज्योतिबा फुले जो समाज के उद्धार के लिए काम कर रहे थे, समाज सुधार के लिए जो काम कर रहे थे, उससे रूढ़िवादी परंपरा प्रभावित हो रही थी, रूढ़िवादी परंपरा चरमरा रही थी। इसलिए उन्होंने ज्योतिबा फुले को कत्ल करने के लिए लोगों को भेजा। अब आप समझिए, जिस व्यवस्था का आज आप समर्थन करते हैं या जिस व्यवस्था को आज आप लोग मान रहे हैं, उस व्यवस्था के मानने वाले लोगों ने आपके पूर्वजों को कत्ल करने का प्रयास किया था। 1853 में ज्योतिबा फुले ने बाल हत्या को रोकने के लिए एक संगठन बनाया। ऐसा बताया जाता है कि उस समय जो महिलाएं विधवा हो जाती थीं, क्योंकि महिलाओं की शादी 10-12 वर्ष में या उससे और कम उम्र में ही शादी उनकी हो जाती थी और उनके पति की मृत्यु यदि 2-4 साल में ही हो जाती है तो महिला उस समय 12, 15, 14 साल की रहती होगी। और 15-17 साल की लड़की अगर विधवा हो जाएगी, जिसको धर्म के अनुसार शादी करने का अधिकार नहीं है, और जब वो समझदार होगी तो जो कि प्राकृतिक गुण है, वो किसी पुरुष की तरफ आकर्षित हो सकती है। पुरुष तो आकर्षित होता ही है महिला की तरफ, और उनके बीच में या कभी कभी वो बलात्कार का शिकार हो जाया करती थी, और जब वो गर्भवती हो जाती थी तो उनसे जिन बच्चे का जन्म होता था, उस बच्चे को समाज में अच्छा नहीं माना जाता था, इन बच्चों की हत्याएं कर दी जाती थी। तो इस तरीके से इन बच्चों की हत्याएं ना हो, इसके लिए ज्योतिबा फुले ने 1863 में एक संगठन बनाया। 1868 में ज्योतिबा फुले ने पानी का हौज सार्वजनिक लोगों के लिए खोल दिया था, यानी अछूत लोग भी अब उनके यहाँ से पानी भर सकते थे। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 को की थी। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था, मैं यहाँ पर शोध शब्द को परिभाषित कर देता हूँ। शोध शब्द का मतलब यहाँ पर यह है, सावधानी पूर्वक सूक्ष्म बुद्धि से तथ्यों का अवलोकन कर नए तथ्य और सिद्धांतों का उद्घाटन करना, यह शोध का काम है। यानी यहाँ पर यह कह सकते हैं कि ज्योतिबा फुले ने सत्य की शोध करने के लिए समाज में वैज्ञानिक पैदा किए, जिनका काम यह था कि वो सत्य को जाने और दुनिया को उससे परिचित कराएं। सत्य शोधक समाज का उद्देश्य यह था कि लोग पुरोहितों की सेवा लेना बंद करें। यहाँ पर दासता से मुक्ति का मार्ग दिखाया गया है। इनका काम शिक्षा के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना था, ताकि वो उन धर्म ग्रंथों को पढ़ सकें जो धर्म ग्रंथ उनको दास बनाने के लिए, उनको अधिकार वंचित करने के लिए लिखे गए हैं। और साथ ही जब आप शिक्षित होंगे तो आपको रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसका उद्देश्य ये भी था कि आपको धार्मिक और जातिगत उत्पीड़न से मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार से ज्योतिबा फुले ने महान कार्य इस समाज के लिए किया है। जनवरी में 1877 में इन्होंने दीनबंधु नाम की पत्रिका निकाली, जहां पर इन्होंने मजदूरों की, गरीबों की, किसानों की आवाज को उठाया है। 1880 में ज्योतिबा फुले ने शराब की दुकान खोलने का विरोध किया था, क्योंकि आपने देखा होगा शराब की दुकानें अक्सर SC, ST, OBC की जो गरीब बस्तियां होती हैं उनमें ही शराब की दुकानें खोली जाती हैं। आप 8-10 साल पहले की अगर आप स्थिति देखेंगे, अभी भी आपको देखने को मिलेगा जो सस्ती शराब मिलती है, जिसे देसी शराब कह सकते हैं, वो शराब अक्सर SC, ST और OBC की बस्तियों के नजदीक ही खोली जाती है। तो इसका विरोध किया था महात्मा ज्योतिबा फुले ने। 1882 में जब हंटर कमीशन भारत आया, जिसका मुख्यतः उद्देश्य भारत में शिक्षा का प्रसार करना था, ज्योतिबा फुले ने हंटर कमीशन के सामने अपनी बात रखी कि हमारे लोगों को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य तौर पर दी जाए। इस तरीके से भी शिक्षा के क्षेत्र में ज्योतिबा फुले ने काम किया है। बात 11 मई 1888 की है। मांडवी में एक सभा होती है। इस सभा में ज्योतिबा फुले ने जब अपने भाषण को दिया, उसके बाद भीड़ से ये आवाजें आती हैं कि आप हमारे महात्मा हैं। इस तरीके से ज्योतिबा फुले को किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, बल्कि एक समाज के द्वारा उनको महात्मा की
पदवी दी गई है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने समाज में कई क्रांतिकारी कार्य किए हैं और इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। उन पुस्तकों में एक पुस्तक हमारे पास ये है, इशारा, जो इन्होंने मराठी में लिखी थी। एक है गुलामगिरी। हमारे पास एक पुस्तक है किसान का कोड़ा। ये किसान का कोड़ा पुस्तक है। इस पुस्तक में ज्योतिबा फुले लिखते हैं, विद्या बिन मत गई, मत बिन गई नीत, नीत बिन गति गई और गति बिन संपत्ति, संपत्ति बिन शूद्र निर्बल हो गए। अर्थात सारे अनर्थों की मूल अविद्या है। इस तरीके से ज्योतिबा फुले अपने समाज को, अपने वर्ग को और सभी लोगों को ये शिक्षा की बात करते हैं, पढ़ने लिखने की बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने बड़े क्रांतिकारी कार्य किए हैं। मैं ये देख रहा हूं कि समाज में जो ज्योतिबा फुले हैं, माली जाति से आते थे, उनके लोग आज भी हैं। मैंने कई लोगों से पूछा कि तुम ज्योतिबा को जानते हो? उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है। आज से लगभग 150 पौने 200 साल पहले हमारे एक ऐसे व्यक्ति ने, हमारे पूर्वज ने इतना क्रांतिकारी परिवर्तनकारी कार्य किया है कि डॉक्टर अंबेडकर जिसे अपना गुरु मानते हैं और इन लोगों को उसकी जानकारी नहीं है। कदाचित इन लोगों ने अपने पूर्वज को पढ़ा होता तो आज इनकी स्थिति ये नहीं होती। ये लोग ज्योतिबा फुले को तो नहीं जानते हैं, लेकिन ये लोग अपने आप को कुश का वंशज अवश्य बताते हैं। मैंने एक बार इनसे कहा कि तुम लोग कुश को अपना पूर्वज मानते हो, तो तुम लोग अपना पूर्वज राम को क्यों नहीं मानते? क्योंकि कुश की तो भारत में कोई बहुत बड़ी पहचान नहीं है और राम की भारत में बहुत बड़ी पहचान है। उनको भगवान के रूप में माना जाता है, उनको पुरुषोत्तम के रूप में माना जाता है, संस्कारी राजा के रूप में माना जाता है। तो तुम लोग अपने आप को राम का वंशज क्यों नहीं कहते? इसका जवाब उन्होंने कुछ नहीं दिया। भारत के समाज में किस तरीके से भेदभाव और छुआछूत आज भी चल रही है, ज्योतिबा फुले ने जो रास्ता इस वर्ग को बताया है वो उस पर आज भी नहीं चल रहे हैं। मैं यहाँ पर एक कहानी आपको सुना देना चाहता हूँ। देखिए, दो लोग इसमें जो हैं वो मेरे पहचान के हैं और दो लोग जिनको दुनिया जानती है, डॉक्टर अंबेडकर और ज्योतिबा फुले। तो कहानी यहाँ पर यह है कि डॉक्टर अंबेडकर के बाल काटने के लिए इनकार करता है नाई, और जब नाई एक मंदिर में जाता है जो कुशवाहा जी ने बनवाया है, यानी जो माली जाति के ज्योतिबा फुले हैं, इनकी जाति के आदमी ने बनवाया, तो वहां पर उस नाई से बोला गया, मिस्टर आप इस मंदिर में नहीं आएंगे, इस मंदिर में आप प्रवेश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके घर पर हमेशा सूतंग लगा रहता है। और जब यही लोग, यानी जब ज्योतिबा फुले स्वयं एक ब्राह्मण की बारात में जाते हैं तो इनको शूद्र कहकर, नीच कह के इनको हटा दिया वहां से। अब आप देखिए सिस्टम किस तरीके से कार्य करता है। एक महार के साथ में भेदभाव, छुआछूत कौन कर रहा है? नाई कर रहा है। नाई के साथ में छुआछूत कौन कर रहा है? कुशवाहा जी कर रहे हैं। और कुशवाहा जी के साथ में ब्राह्मण कर रहा है। यानी जो लोग हैं बीच के दोनों, ये दोनों अपने आप को उनसे श्रेष्ठ मान रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर दूसरा बैठा है जो इनको नीच मान रहा है। और ये पूरा सिस्टम और ये पूरा समाज इसी तंत्र में उलझा हुआ है, एक दूसरे को नीच मानने के लिए और अपने आप को श्रेष्ठ मानने के लिए। यहाँ पर लोग अपने आप को किसी न किसी जाति से ऊंचा मान लेते हैं और इस व्यवस्था को ढो रहे हैं। कदाचित अगर ये समझें कि अंततः हम भी तो नीचे ही हैं, तो इस रूढ़िवादी परंपरा से ये लोग बाहर निकल सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग पढ़ेंगे और महात्मा ज्योतिबा फुले को केवल उनके जन्मदिन पर याद नहीं किया जाए, बल्कि उन्होंने क्रांतिकारी जो कार्य किया है, आप उसको जब पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको गर्व होगा कि हमारे पूर्वजों ने भी भारत में बहुत बड़े पैमाने पर क्रांतिकारी कार्य किया है। समाज को उन्होंने एक दिशा दी है, लेकिन आप लोग भटके हुए हैं। अगर आप इस तरीके से भेदभाव भरे हुए माहौल से निकलना चाहते हो तो हमें अपने पूर्वजों को पढ़ना चाहिए। उन्होंने इतिहास लिख के रखा है और इस व्यवस्था से बाहर निकलने का रास्ता बता के गए हैं वो हमें। हम लोग पढ़ते लिखते नहीं है, इसलिए हम एक दूसरे से भेदभाव करते हैं और जो रूढ़िवादी परंपरा में जो सबसे श्रेष्ठ है वो हम पर शासन कर रहा है। आप लोग भारत के शासक हो सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले अपने पूर्वजों को पढ़ना होगा। उन्होंने जो बताया है, आज के समय में आपके पास जो जूते हैं, ज्योतिबा फुले ने अपनी किताब में लिखा है, इशारा किताब में उन्होंने विस्तार से लिखा किसानों के बारे में कि एक फटा हुआ सा जूता होता था जो 5-6 जगह सिला हुआ होता था, एक रस्सी से बंधा हुआ होता था और उसको केवल तब पहना जाता था जब दोपहरी होती थी, जब धूप निकलती थी।
इसके बाद उसको फिर से अगली साल के लिए दोपहरी के लिए रख दिया जाता था, और बाकी के समय में हमारे पैर को भी मालूम नहीं होता था कि जूते नाम की भी कोई चीज होती है। इस तरीके से लिख के रखा है। आज आपके पास जो जूते हैं, सूट पर पहनने के लिए अलग जूते हैं, जीन्स पर पहनने के लिए अलग जूते हैं, और आपके टहलने के लिए अलग जूते हैं। कई प्रकार के आप जूते पहनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके पास जो लोफर होते हैं, ब्रॉक्स होते हैं, और कई प्रकार के जूते जो होते हैं। एक ही आदमी के पास 10-10, 20-20 जोड़ी जूते रखे हुए हैं। ये आपको ऐसे ही नहीं मिल गए। आपके पास कई बेल्ट होते हैं लगाने के लिए। अरे पहले पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे। आज आप लोग जो सूट पहन रहे हो, ये तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा बनाया गया रास्ता, उनके द्वारा किया गया त्याग और बलिदान की वजह से आपको मिला है। यदि आप उस रूढ़िवादी परंपरा का समर्थन करेंगे तो आपको उसी स्थिति में पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि रूढ़िवादी लोग उन्हीं धर्म ग्रंथों को आज भी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और वही स्थापित करना चाहते हैं जिन्होंने आपको मानवीय मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित कर दिया था। हमें उम्मीद है कि आप लोग अपने पूर्वजों को पढ़ेंगे और उन बातों पर अमल करेंगे। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच।